my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again today with another important topic of jurisprudence. As you know very well that in the last previous class we have already discussed about the sources of law. Last जो हमारी क्लास थी उसमें sources of law को हमने डिस्कस किया था और sources of law के मैंने 4 प्रकार के मेन sources बताए थे. फर्स्ट उसमें था लेजिस्लेशन, सेकंड जो था वो प्रेसिडेंट, थर्ड इज कस्टम एंड फोर्थ इज कस्टम कन्वेंशनल लॉ जो था वो सोर्सेज थे. और लास्ट जो हमारी क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको जो लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था. मैंने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को कवर करवाया, डेलीगेट लेजिस्लेशन को कवर करवाया, सुप्रीम लेजिस्लेशन को कवर करवाया, कस्टमरी लॉ लेजिस्लेशन का क्या डिफरेंस है वो करवाया, लेजिस्लेशन का जो है कैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट पर कंट्रोल होता है वो मैंने आपको डिटेल डिस्कशन करवाया. अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप जो पहले मेरा वो वीडियो सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आज का लेक्चर आपको समझ आएगा. और मैं यही आपसे आशा करती हूँ कि जो मैं करवा रही हूँ उसको आप डिटेल में अच्छे से डिस्कशन को समझा कीजिए. और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके नोट्स बनाकर उसको बाद में रिमाइंड भी कर सकते हो. चलो आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं. डिस्कशन है वो कस्टम पर. जो सोर्स ऑफ लॉ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये जो कस्टम होता है ये अकेला सिर्फ सोर्स ऑफ लॉ के रिगार्डिंग ही नहीं, जब हम ये देखते हैं कि हिंदू लॉ के कौन कौन से जो सोर्सेज थे तो वो भी कस्टम के अंदर ही उसको भी डिस्क्राइब किया जाता है. तो कुछ एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली कस्टम होता क्या है. कस्टम का मतलब होता है रिवाज. जो काफ़ी सालों से जो एक रिवाज और परंपराएं चली आ रही है उन्हें कस्टम बोला जाता है. तो सॉलमन ने ये बात कही कि कस्टम इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल. ये उन सारे प्रिंसिपल का एक समूह है या उसका प्रतीक है विच हैव कमेंडेड, जो कमांड कर रहा है, जो आदेश दे रहा है खुद को टू द नेशनल कंसाइंस कि उसे राष्ट्रीय तौर पर उसको जाना जा सके और जस्टिस, न्याय और पब्लिक यूटिलिटी, लोगों के फ़ायदे के लिए उसका यूज़ किया जा सके. कीटोन ने बात कही कि जो कस्टमरी लॉज होते हैं वो रूल्स होते हैं जो मनुष्य के एक्शन है, यानी कि मनुष्य ने जो कार्य किए हैं पिछले कुछ लंबे समय से, वो जो एक्शंस हैं वही कस्टमरी लॉ हैं. एस्टेब्लिश्ड बाय यूजेस एंड रिगार्डेड एज लीगली बाइंडिंग. और जो है यूजेस का मतलब है जो प्रचलन में भी थे और उनको लीगली बाइंडिंग माना गया. लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि उनको लागू किया गया लॉ में और एक तरीके से लीगल सेंस में वो बाइंडिंग नेचर के हो गए. विच आर अडोप्टेड बाय द कोर्ट, जिन्हें कोर्ट ने अडोप्ट किया एंड अप्लाइड एज ए सोर्स ऑफ लॉ, और एक लॉ के सोर्स के रूप में उसे लागू भी किया. बिकॉज दे आर जनरली फॉलोड बाय पॉलिटिकल सोसाइटी एज ए होल और बाय सम अदर पार्ट ऑफ इट. क्योंकि वो सामान्य तौर पर जो समाज था, पॉलिटिकल सोसाइटी, राजनीतिक जो समाज था और जो अलग अलग पार्ट्स थे किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, वहाँ पर भी उसको लागू किया गया. तो ये कीटोन की डेफिनेशन है. फिर बात आती है ऑस्टिन की. ऑस्टिन ने इसके बारे में क्या कहा था. ऑस्टिन ने कहा कि जो कस्टम होता है वो एक रूल होता है, किसी प्रकार का एक नियम है. किस चीज़ का नियम है? कंडक्ट का, हमारे व्यवहार का नियम है. विच द गवर्नड ऑब्जर्व्ड. गवर्न मतलब है कि जिसको लागू किया जाता है, ऑब्जर्व करके, स्पॉन्टेनियसली, अपनी इच्छा से प्रचलन में उसे लाया जाता है. एंड नॉट इन परसुएंस ऑफ लॉ. उसे सिर्फ लॉ की सेंस से नहीं देखा जाता बल्कि राजनीतिक तौर पर जब उसे सुपीरियर माना जाता है तभी उसे जो कस्टम को लागू किया जा सकता है, तभी वो रूल ऑफ कंडक्ट बनता है. ऑस्टिन ने ये बात भी कही कि जो कस्टम है वो किसी भी लॉ का सोर्स नहीं है, क्योंकि ऑस्टिन की थ्योरी हमें पता है, वो कहता है कि कमांड ऑफ सॉवरन है और सैंक्शन है उसके अंदर. और तो इस प्रकार से जो ऑस्टिन ने इसको कस्टम को कभी लॉ ऑफ सोर्स नहीं माना. फिर बात आती है हॉलैंड. हॉलैंड ने ये बात कहा कि कस्टम का जो ओरिजिन है, उद्भव है, वो यूजेस से हुआ है. यूजेस का मतलब है जो प्रचलन में था उससे हुआ है. यूजेस इज द स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन. यूजेस से क्या होता है? लोगों की अपने आप ही प्रकट हुई कुछ चीज़ें होती हैं, प्रकट हुए जो कंडक्ट होते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस और उनकी जो एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना धीरे धीरे ऑब्जर्वेंस के द्वारा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके ही उसको सिद्ध किया जा सकता है. रोस्को पाउंड ने कस्टमरी लॉ को कंप्राइज किया था कि जो कस्टम्स होते हैं, लॉ फॉर्मुलेटेड थ्रू कस्टम ऑफ पॉपुलर एक्शन, उन कस्टम्स को लॉ में फॉलो किया जाता है जो पॉपुलर हो, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा लेवल पर जिसको मान्यता दी गई हो. जैसे हमारे हिंदुओं में क्या है, 7 फेरे का प्रोविज़न है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह 7 फेरे होते हैं, कई जगह 4 फेरे भी होते हैं.
लेकिन उसको नाम दिया गया सप्तपदी का। ये कंपल्सरी एक राइट्स है। राइट का मतलब RIGST वाला राइट नहीं, RITES वाला राइट। ये एक सेरेमनी है जो हमारे यहाँ होती है। तो कह रहे हैं कि पॉपुलर एक्शन से ये आना चाहिए। लॉ फॉर्मुलेटेड थ्रू जुडिशियल डिसीजन, जो लॉ आया है वो जुडिशियल डिसीजंस, जो जुडिशियल का मतलब न्यायिक जो फैसले आए हैं उनके थ्रू आना चाहिए। लॉ फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्ट्रिनल राइटिंग्स, लॉ जो है डॉक्ट्रिनल राइटिंग का है कि कोई रिसर्च करके कुछ लिखा गया है, कोई रिपोर्ट्स लिखी गई है, कोई कमिटीज़ है जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से लीगल प्रिंसिपल को डिस्कस किया है, तो वो उसको पाउंड के अकॉर्डिंग कस्टमरी लॉ है। फिर है कि क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे कस्टम्स का, कस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। कस्टम विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसे कस्टम है जिनकी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि जिस पर लॉ नहीं बना। जिस कस्टम पर किसी प्रकार का लॉ नहीं बनेगा वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन वहाँ पर क्रिएट होता ही नहीं। कस्टम्स विच आर कंसर्न विद लेस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, कस्टम जो है सामाजिक जीवन में कुछ कम महत्व रखता है, आर कवर्ड इन दिस कैटेगरी, इसे जो है इस कैटेगरी में रखा जाता है जो समाज में बहुत कम महत्व है, यानी कि कुछ एक एरिया में वो कस्टम लागू किया है प्रचलन में, लेकिन बाकी एरिया में वो प्रचलन में नहीं है। ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल ऑब्जर्व कस्टम ऑफ सर्टेन काइंड फॉर द फ्यूनरल ऑफ देयर डिसीज रिलेटिव, कई ऐसे कस्टम हैं जिस जब अंतिम यात्रा जो होती है, शव यात्रा जो होती है डिसीज रिलेटिव की, उसके रिगार्डिंग है कि वो जो है हर जगह लागू नहीं होती। वट एवर इट में भी, ये कुछ भी सिस्टम हो सकता है। नन ऑफ दिस कस्टम इज़ कम्प्लीटली ऑब्लिगेटरी, इस प्रकार का जो कस्टम है वो ऑब्लिगेटरी नहीं। मान लो किसी का फ्यूनरल है, किसी की क्या परंपरा है कि अंतिम यात्रा जो है कंधों पे होगी, 4 कंधों पे जाएगी या गाड़ी में जाएगी या किस तरीके से जाएगी, क्या उनके कस्टम में लेडीज जा सकती है शमशान घाट में, या जो फ्यूनरल के साथ लेडीज जाएगी या नहीं जाएगी, वो सारा का सारा कस्टम उन्हीं पे डिपेंड है, तो वो जो है बाइंडिंग नेचर का नहीं है। देयर सैंक्शन मतलब होता है पनिशमेंट, जो पनिशमेंट होता है जिस मामले में वो जो फ्यूनरल का मैटर इन्होंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, कह रहा है कि उसमें जो सैंक्शन है पनिशमेंट जो है पावरफुल नहीं होती, इम्परफेक्ट होती है। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि जो पूरी तरह आप ये कह सकते हो कि जिसमें कोई कमियां नहीं हैं, इम्परफेक्ट है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं, यानी कि अपूर्ण आप कह सकते हो। नो मैन इज़ अंडर एन एब्सोल्यूट कंपल्सन, किसी भी व्यक्ति को आप ये कंपल्सन नहीं कर सकते कि मैरिज के टाइम पे आप लोगों को खाना खिलाएं, या आपका रिलेटिव की डेथ हो गई है तो आप लोगों को भोजन करवाएं। तो ये जो कस्टम है इसको आप बाइंडिंग नहीं बना सकते। कोई ऐसी फैमिली है जो शादी जो है नॉर्मल तरीके से कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम लोगों को खाना खिलाएं, और ऐसे ही फ्यूनरल में नहीं खिलाना चाहते। जैसे राजस्थान में जो है फ्यूनरल के बाद जो एक भोज होता था उस भोज को बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कस्टम आप नहीं थोप सकते। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहे वो उनकी पर्सनल चॉइस है। ऑल दीज कस्टम्स आर फॉलोड ड्यू टू द फियर, ये जो कस्टम्स होते हैं, जब ऐसे कोई कस्टम होते हैं उनको जब फॉलो किया जाता है वो किसी डर की वजह से किया जाता है कि अगर मान लो आपने सप्तपदी नहीं की तो आपकी जो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, हिंदू मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। और अगर मान लो ऐसा कुछ कस्टम है, ऐसा कोई डर है, तभी उसको फॉलो किया जाता है। और ऐसे कोई कस्टम को आप परमानेंट नहीं कह सकते कि जिससे किसी को फॉलो करवाना मुश्किल हो। जैसे कि किसी को कह दिया कि तुम हमारी कास्ट से बिलोंग नहीं करते, या पर्टिकुलर व्यक्ति जो है अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो वो पर्टिकुलर कास्ट से निकल जाएगा। ये कस्टम हो सकता है, लेकिन क्या आप उसे बाइंडिंग नेचर का बना सकते हो? क्या उस पर आप स्टैच्यूट बना सकते हो? क्या उसके ऊपर आप कोई लॉ लेके आ सकते हो? आप किसी प्रकार का लॉ उसके ऊपर लेकर नहीं आ सकते। पीपल फॉलो दैम ड्यू टू द सोशल प्रेशर, लोग जो भी ये फॉलो करते हैं सामाजिक दबाव की वजह से करते हैं, लोगों की राय की वजह से करते हैं। वन ए कस्टम ऑफ दिस टाइप इज़ वॉयलेट, जब इस प्रकार के कस्टम का हनन किया जाता है यूजली क्या होता है, समाज में डिसप्लेजर फैल जाता है। डिसप्लेजर का मतलब है कि एक तरीके से आप कह सकते हो अशांति का माहौल हो जाता है, लोगों में खुशियाँ नहीं होती, और इस प्रकार के कस्टम को अप्रूवल नहीं मिल सकता, मान्यता नहीं मिल सकती। बट इट हैज़ नो सैंक्शन, इस पर में किसी प्रकार की पनिशमेंट तो नहीं होती, पर फिर भी इन कस्टम्स को यूज़ में लाया जाता है। इनको फिर सोशल कस्टम बोला जाता है, इनको बाइंडिंग कस्टम नहीं बोला जाता। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकंड है कस्टम्स विद डेफिनेट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन सॉरी, कुछ एक कस्टम है जिनके पीछे बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं। कह रहा है कि इन दिस कैटेगरी दोज कस्टम्स आर कवर्ड विच इज़ इन ए मोर डेफिनेट एंड स्ट्रिंजेंट सेंस, जो बहुत ज़्यादा डेफिनेट फिक्स हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, उसके पीछे पनिशमेंट्स भी हैं, सख्त भी हैं, वो जिनके प्रति कुछ ड्यूटीज़ और कुछ हमारे कहते हैं ना कर्तव्य बंधे हुए होते हैं, तो वो कस्टम्स है जिनको आप बाइंडिंग नेचर का कह सकते हो। जैसे सच कस्टम में रेगुलर द ऑब्लिगेशन, जैसे मैरिज हो गई, मैरिज के बाद अगर जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण आपने करना है, उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी आगे जो ट्रांसफ़र हो जाएगी,
तो इस प्रकार से जो कंज्यूमेटिंग हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए जाते हैं, उसके तहत जो एक कस्टम चला आ रहा है, उस कस्टम को आप बाइंडिंग नेचर का कह सकते हो, क्योंकि अगर उसका बाइंडिंग नेचर का आप नहीं मानोगे तो लोग जो हैं अपना उसके अंदर हरासमेंट समझेंगी। सच कस्टम्स डू नॉट परटेन टू द सोशल फॉर्मेलिटी। ये जो कस्टम्स होते हैं इनमें किसी प्रकार की सामाजिक फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई डेकोरम, कोई स्पेशल रूल नहीं होते। इसमें वही कुछ होता है जो सोसाइटी में गवर्न करवाया जाता है, और ये गारंटी देता है कि जो भी ये कंडीशंस होंगी, जो भी सोसाइटी में चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी वो संतोषजनक होगी, सेटिस्फैक्ट्री वो होगी। कस्टम्स कवर्ड इन द कैटेगरी आर बैक्ड अप। ऐसी जो कस्टम्स होते हैं वो सैंक्शन पनिशमेंट का इसमें प्रोविजन होता है, इसको आप सोशल कस्टम से अलग कह सकते हो। सच कस्टम्स इफ सेटिस्फाइज, अगर इन कस्टम्स को फॉलो किया जाता है तो कुछ एक टेस्ट होते हैं इनके, कुछ एक आप कह सकते हो परीक्षा होता है, कुछ कानूनी इसका चित्र होता है कि अगर उसका वायलेशन किया जाएगा तो समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में समस्या आएगी। एक लीगल ऑर्डर होता है, इसमें अगर आप उसको प्रोविज़न को फॉलो नहीं करोगे, उस कस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जो कस्टम्स विद डेफिनेट बाइंडिंग नेचर के होंगे वो क्या है, पनिशमेंट का प्रोविज़न होगा। बट द कस्टम्स विच आर नॉट ऑफ बाइंडिंग नेचर, उसमें ऐसा कोई भी पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं होगा। इस प्रकार के जो कस्टम्स होते हैं वो एनफोर्सेबल भी होते हैं। ये एनफोर्सेबल लिखा हुआ एनफोर्सेबल है और ऑब्लिगेटरी होते हैं, यानी कि आप उनको मानना भी पड़ेगा और वो लागू किए जाते हैं। और ये कस्टम जो है उसको फर्दर भी डिवाइड किया गया है। जो ये कस्टम्स हैं बाइंडिंग नेचर के, इनको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ लीगल कस्टम, सेकंड इज़ जनरल कस्टम। लीगल कस्टम तो क्या होता है कि वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, उनके बेस पर उनको डिसाइड किया जाता है। अगर आप उनका ब्रीच करते हो तो आपको जो है उसमें पनिशमेंट भी हो सकती है, डैमेजेस भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की पनिशमेंट हो सकता है जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही वो पनिशमेंट दी जा सकती है। लीगल कस्टम जो होता है वो रूल ऑफ लॉ से बाइंडिंग होता है, पर से का मतलब ऑटोमेटिक ही बाइंडिंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसी भी एग्रीमेंट से। किसी प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं दो पार्टियों के बीच में उनसे इंडिपेंडेंट होता है। जैसे सालमन ने ये बात कही थी कि जो लीगल कस्टम होता है उसके पीछे लीगल अथॉरिटी होती है, कानूनी एक सैंक्शन कह सकते हो, कानूनी पनिशमेंट है, कानूनी एक आधिकारिक तौर पर उसको लागू किया जाता है। और प्रोप्रियो विग्रो का मतलब होता है खुद की आत्मशक्ति के ऊपर वो निर्भर होता है, उसको लागू करवाया जाता है। लीगल कस्टम को फिर आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। जो जनरल कस्टम होता है वो प्रिवेल करता है पूरे के पूरे कंट्री में और सभी के लिए इक्वल लागू होता है। ये प्रिवेल करेगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ये किसी भी स्टेट यहाँ पर जब इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है जिस पर स्टेट जो होता है किसी देश को बोला जाता है, और इसे मेंबर ऑफ सोसाइटी समाज के लोगों द्वारा ही इसे ऑब्जर्व किया जाता है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन कॉमन लॉ वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेम। एक ऐसा समय था जब सभी लोगों पर सामान्य लॉ लागू होता था, ऐसा नहीं कि अलग अलग पार्ट पे अलग अलग लॉ को यूज़ किया जाता था। लोकल कस्टम वो कस्टम होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, या ऐसे जो लॉ बनाए जाते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पर ही डिपेंड होता है, उनको लागू करवाया जा सकता है। उन्हीं को हम लोकल लॉ की कैटेगरी में लेके आते हैं। इसमें सेकंड कैटेगरी जो होती है वो है कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशन का मतलब होता है कि जो कुछ एक टाइम तक जो कस्टम यानी कि जो चीज़ चली आ रही थी, जो परंपरा चली आ रही थी, कुछ रिवाज चले हुए आए थे। तो सालमन के अनुसार कन्वेंशनल कस्टम वो होता है जिसकी अथॉरिटी जो है कंडीशनल होती है, किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है, और उसको जो है किसी पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आपने ये एक्ट किया तो आपको ये भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार से जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी कस्टम में तो उसे जो है कन्वेंशनल कस्टम बोला जाता है। इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लॉ की लैंग्वेज में जो कस्टम होता है वो ज़्यादातर कन्फाइंड सीमित होता है लीगल कस्टम के, और लीगल कस्टम से ही उसे बाइंडिंग भी समझा जाता है। यूजेज आर नॉट लॉज एक्स प्रोप्रियो विगोरो। यूजेज जो होते हैं वो एक्स प्रोप्रियो विगोरो नहीं होता, खुद की इच्छा शक्ति नहीं होती। कन्वेंशनल कस्टम और जो यूजेज होता है वो एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कुछ एक समय तक, कंसिडरेबल का मतलब है कुछ एक समय तक जिसको फॉलो किया गया था, एंड अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जो दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी। इट डज नॉट अराइज आउट ऑफ इट्स ओन फोर्स, इसका खुद का किसी प्रकार की कहते हैं ना पावर इसमें नहीं होती। इस प्रकार से यूजेज और कन्वेंशनल कस्टम जो होता है वो एक प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है, लेकिन बाइंडिंग नेचर का इसे माना जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ लीगल अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई लीगल अथॉरिटी स्टैच्यूट बना तब इसको माना जाता है, बल्कि ये एक तरीके से दो पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। कन्वेंशनल कस्टम को दोबारा से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल कन्वेंशनल कस्टम्स आर एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस थ्रू आउट द रेलम।
जनरल जो होता है वही है कि सभी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, और लोकल जो होता है वो पार्टिकुलर प्लेस पे होता है। फिर बात आती है यूटिलिटी ऑफ कस्टम। कस्टम की क्या क्या यूटिलिटी है, क्या क्या यूज़ है। सबसे पहला, कस्टम हाईलाइट्स ए पार्टिकुलर रूल ऑफ कंडक्ट। कस्टम जो है किसी एक विशेष रूल का क्या करता है, हाईलाइट करता है, वर्णन करता है, जिसको आम व्यक्ति द्वारा सराहा जाता है, उसको माना जाता है। कस्टम प्रोवाइड ए मटेरियल सोर्स। कस्टम जो है एक प्रकार से आवश्यक तत्व होता है, और उसको जो है किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसको आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म है, आधार है। कस्टम हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, पब्लिक यूटिलिटी, लोगों में आप कह सकते हो उपयोगिता के तौर पर इसको रीजनेबल माना गया है कि पार्टिकुलर सोसाइटी में इसका यूज होता है। कस्टम जो है सिविलाइज सोसाइटी का एक तरीका है जिसे पूरी चेतना के साथ लागू किया जाता है। कस्टम जब कोई रूल बनता है उससे पहले एक लोगों के विल को भी देखा जाता है कि क्या उस एरिया में उसको इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, क्या उसकी कोई लीगल अथॉरिटी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक यूज है कस्टम की। थ्योरी ऑफ कस्टम। कस्टम की क्या थ्योरी है, कौन कौन से स्कूल हैं जो कस्टम को मानते हैं। सबसे पहला तो इसमें हिस्टोरिकल स्कूल है जो कस्टम को मानता है, और सेकंड है इसमें एनालिटिकल स्कूल। तो ये दो ही स्कूल है जो कस्टम को मानते हैं। 2 थ्योरीज निकल के आई है जो लॉ को बदलता है। पहला हिस्टोरिकल व्यू कहता है, हालांकि जॉन ऑस्टिन जो है वो एनालिटिकल स्कूल से, लेकिन वो कस्टम को नहीं मानते। वॉन सेविग्नी जो है हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड है। उन्होंने जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो ये मानता है कस्टम जो है फॉर्मल सोर्स है, आवश्यक एक स्रोत है लॉ बनाने के लिए। वॉन सेविग्नी ने ये बात कही थी जो कस्टमरी लॉ होता है वो हैबिट्स का मतलब है जो आदतें होती है लोगों की, उसी को कोर्ट के द्वारा जब रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन्हीं आदतों के बेस पे कुछ एक फैसले निकल के आते हैं जो एक ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके जो हैं वो थिंकिंग के बताते हैं। इसको सिर्फ आप जुरैल आइडिया नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कानूनी तौर पे जो लोगों के विचारों का ये वर्णन है, ये लोगों के राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ को भी कंट्रोल करता है। हालांकि ग्रीक हिस्टोरिकल स्कूल है वो ये कहते हैं कि जो कस्टम होते हैं वो इनोवेटर है कि मतलब लॉ को बनाने में वो काफ़ी हेल्प करते हैं, इनोवेटिव तरीके, नए नए तरीके सुझाते हैं। ऑटो वैन गेर्क जो एक जर्मन जूरिस्ट है वो भी लीगल हिस्टोरियन है। उन्होंने ये बात कही कि जो कस्टम होता है एक तरीके से वो क्या है, ह्यूमन एसोसिएशन, लोगों के एक ग्रुप के हिसाब से उसको लागू किया जा सकता है, किसी व्यक्तिगत तौर पर उसे लागू नहीं किया जा सकता। हेनरी मैन इस बात में बिलीव करते थे कि कस्टम केवल एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसे जो है पोस्टेरियर ऑफ जजमेंट के जो पोस्टेरियर बाद में उसको लागू करवाया जा सकता है। ये हिस्टोरिकल व्यू। फिर है कि पूछताछ जो है हमने हिस्टोरिकल स्कूल में उसको पढ़ा था, उन्होंने ये बात कही जो कस्टम होता है किसी भी देश के एक सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, और अगर कोई पर्पज है कस्टम का, अगर उसको ऑलरेडी आपने कहीं पर उसका वर्णन किया है तो उसके लिए उसको लागू किया जा सकता है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कस्टम का हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से, कस्टम इज नेचुरल, कस्टम प्राकृतिक तौर पे होता है और फॉर्मल आवश्यक सोर्स है लॉ का, इसलिए इसे जो है कानून के तौर पर स्टेट में लीगल वैलिडिटी होना जरूरी है। अगर किसी के पीछे कानून की मान्यता नहीं होगी तो उस कस्टम को स्ट्रिक्टली बाइंडिंग नेचर से फॉलो नहीं किया जा सकता। अब एनालिटिकल व्यू की बात आ गई। एनालिटिकल व्यू में ऑस्टिन कहते हैं कि कस्टमरी जो रूल होता है वो एक तरीके से लीगल रूल होता है। उन्होंने ये बात कही थी कस्टमरी रूल कुछ नहीं होता, लीगल रूल होता है। इट मे बी अडोप्टेड सोवरन के द्वारा अगर वो अडोप्ट किया जाता है और एक उसको लेजिस्लेचर में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कानून बना दिया जाता है, तब कस्टम को वैल्यू मिलती है। कस्टमरी जो नियम होता है वो प्रेसिडेंट को नई शेप देता है, और जुडिशल डिसीजंस में जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं उनमें वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इस प्रकार ने ऑस्टिन को ये बात कही कि जब कस्टम कोई लॉ बन जाता है तभी उसको सोवरन की मान्यता मिलती है और फिर उसको लागू किया जा सकता है। ग्रे ने ये बात कही कि कस्टम आर नॉट लॉ, कस्टम जो है वो लॉ नहीं है जब तक जजिस के द्वारा उनको अप्रोच नहीं किया जाता, जब तक जजिस के द्वारा उनको माना नहीं जाता। फॉर अप्रूवल, इन अप्रूवल के लिए कस्टम को जो है अपने आप ही एक रीजन जो जजिस को मिलना चाहिए कि किस प्रकार से कस्टम को फॉलो करवाया जा सकता है। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से कस्टम एक हिस्टोरियल मटेरियल सोर्स है, लेकिन उसको अपने आप में, अपर से का मतलब है अपने आप में उसे आप लॉ नहीं कह सकते, उसको लीगल बाइंडिंग देनी पड़ेगी सोवरन के द्वारा, तभी उसको कस्टम को माना जाएगा। अब बात आती है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कस्टम के, कस्टम किस प्रकार का होना चाहिए, किसको हम कहेंगे कि ये कस्टम है। सबसे पहला एलिमेंट है कि जो कस्टम होता है वो इमेमोरियल होता है, कि कभी खत्म होने वाला नहीं होता। एंटिक आप इसे बोल सकते हो, पुराने टाइम से वो चला हुआ आ रहा है। इंग्लिश लॉ ने तो एक ईयर फिक्स कर दिया था कि उस ईयर से जो रिवाज चल रहा है, जो कस्टम चल रहा है, उसको कस्टम की कैटेगरी में लाएंगे। तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग वो ईयर जो है 1189,
यानी कि 1189 जो है उसको बोला गया है, और उसी से वो एंटीक्वेसी मानते हैं कि तभी से हम उसको पुरातन मानेंगे। हालांकि हिंदू लॉ में इमोरियल जो कस्टम उनको माना जाता है, उनको श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू लॉ जो मुस्लिम मनुस्मृति पर ही अपना जो है पूरा का पूरा फोकस रखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर, और संहिता और श्रुति उन ग्रंथों पर ही अपना फोकस रखते हैं, इसलिए इन्होंने कोई एंटीक्विटी का कोई टेस्ट फिक्स नहीं किया। कंटिन्यूएंस, लगातार, कंटिन्यूएंस का मतलब लगातार। जो कस्टम होता है वो प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका बार बार लगातार बिना इंटरप्शन के, बिना उनके रुकावट के उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो लगातार जब उसकी प्रैक्टिस होती है तभी वो एक आवश्यक फीचर माना जाता है। कंटिन्यूटी का यह मतलब ये नहीं है कि वो कुछ एक टाइम तक या लगातार कुछ समय तक वो यूज़ में होता रहे। कंटिन्यूटी का मतलब है कि उस कस्टम को एक व्यवहार के तौर पर हर जगह लागू किया गया तभी उसको आप कंटिन्यू मान लोगे। ऐसे नहीं कि कुछ एक टाइम में यूज़ कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा कोई कस्टम नहीं हो सकता। पीसफुल एन्जॉयमेंट, जो भी कस्टम है वो पीसफुली एंजॉय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस कस्टम को फॉलो करते हुए दंगे फसाद हो गए सॉरी, जिस कस्टम को फॉलो करते हुए काफ़ी विवाद खड़े हो गए, तो ऐसे कस्टम को आप जो है क्या नहीं कह सकते, कैटेगरी में, लॉ की कैटेगरी में उसे नहीं लेके आ सकते। जो भी कस्टम लागू हुए हैं उसके पीछे किसी प्रकार की मार काट हिंसा नहीं होनी चाहिए। उस कस्टम को बड़े अच्छे तरीके से ही लागू किया जाना चाहिए, तभी उस कस्टम की वैल्यू को माना जाएगा और उसे एक कस्टम माना जाएगा और उसे लीगल सेंस में उसे बाइंडिंग नेचर का बनाया जा सकता है। फिर है कस्टम इज़ ए मैटर ऑफ राइट। कस्टम जो होता है वो एक कानून का अधिकारों का मुद्दा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कस्टम बना दिया और कस्टम को अगर आप निकाल दो तो लोगों को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो वो कस्टम नहीं हो सकता। कस्टम वो होता है जो काफ़ी टाइम तक परंपरा में था और उसको जो फॉलो किया जाता था, और अगर उसको निकाल दिया गया तो लोग जो भड़क सकते हैं, लोगों में हिंसा हो सकती है, अनप्लीजर डिसप्लीजर की जो भावनाएं हैं वो लोगों में आ सकती है। तो इस प्रकार से उसको कस्टम की कैटेगरी में आप नहीं लेकर आ सकते। फिर है सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब है कि फिक्स हो। आज आपने कह दिया सप्तपदी होगी जी, फेरे दिए जाएंगे, कल आप कहते हो नहीं जी मटके के चारों तरफ चक्कर होंगे, कभी कहते हो सैक्रेड फायर के चारों तरफ चक्कर होंगे। तो कुछ फिक्स नहीं है। अगर कुछ फिक्स नहीं है तो उसको आप वैलिड क्लार नहीं दे सकते, वैलिड नहीं मान सकते। जब तक कोई कस्टम फिक्स नहीं होगा, यही डिसाइड नहीं हुआ कि यहाँ पर कस्टम है क्या, तब तक आप उसे लीगल बाइंडिंग नेचर में नहीं ला सकते और उसको वैलिड करार नहीं दे सकते। इसमें जब कस्टम को आप लागू करोगे उसमें आप एक सामान्य पब्लिक की, सभी की एक राय वहाँ पर ली जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ एक हायर सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी आप वहाँ पर कोई ओपिनियन ले लो और उसके बेस पर आप कस्टम को बाइंडिंग नेचर का बना दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर रीजनेबलनेस, जो कस्टम होता है उसके पीछे कुछ रीजन भी होना चाहिए, कुछ कारण भी होना चाहिए कि इस कस्टम को हम वैलिड करार कर रहे हैं, इस कस्टम को हम वैलिड मान रहे हैं, तो इसके पीछे ये कारण है, इन कारणों से हम कस्टम को वैलिड कह रहे हैं। एवरी रूल ऑफ कंडक्ट फॉलोड जनरली, हर एक रूल ऑफ कंडक्ट होता है वो सामान्य तौर पर फॉलो किया जाता है, लेकिन वो जो है कस्टम नहीं बन जाता, उसे आप कस्टम की कैटेगरी में नहीं लेके आओगे। ये वो होता है जिसका रीजनेबल का जो टेस्ट है, रीजनेबलनेस का जो टेस्ट है उसको देखा जाएगा। पावर टू डिसाइड द रीजनेबलनेस ऑफ ए कस्टम इज बेस्ट, जो पावर है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस कस्टम को रीजनेबल माना गया या नहीं माना गया, ये सारा डिसीजन जो है जुडिशियल कोर्ट्स के द्वारा लिया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको जब से शुरुआत की गई तब से ही आप उसको लागू करवाओगे, तब से आप उसे लागू नहीं करवा सकते, लेकिन अगर कोर्ट ने उसको अप्रूवल दे दिया है तो उस कस्टम को वैलिड करार दे दिया जाएगा। प्रोफेसर एलन ने ये बात कही थी कि जो रूल है रीजनेबलनेस के लिए कस्टम के, वो नहीं है जो कस्टम को माना गया है, कस्टम को स्वीकार किया गया है। रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ की कैटेगरी में उस कस्टम को रीजनेबल डिसाइड किया गया है, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको डिसाइड किया है, तभी उस कस्टम को आप कस्टम की कैटेगरी में लेके आओगे और उसे जो आप वैलिड कस्टम की जो बाइंडिंग नेचर है वो उसको दोगे। जजेस आर नॉट एट लिबर्टी टू अब्रोगेट, जजेस के पास इस प्रकार की कोई आज़ादी नहीं है कि कोई लॉ बना हुआ है उसको वो अब्रोगेट कर सके, उसको वो हटा सके, उसको रिपील कर सके। लेकिन अगर कुछ एक अनरीजनेबल ग्राउंड्स है, कुछ ऐसे ग्राउंड आ गए कि जिनका कोई कारण ही नहीं बनता, जिनकी कोई तुकबंदी नहीं है कि उसमें लागू करने के लिए, तो उसके अंदर अगर वो ऐसा कस्टम है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जैसे पुराने टाइम में कस्टम था सती का हस्बैंड के पीछे जो वाइफ जिंदा होती थी बेचारी, उसकी लाइफ को भी उसी के साथ जला दिया जाता था। वो कस्टम जो था वो पुरानी परंपराओं पर बेस्ड था, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, तो उसको जो है सती प्रोहिबिशन एक्ट के तहत उसको रिमूव कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं उनको आप कस्टम की कैटेगरी में नहीं लेके आओगे और उसके बेस पे कोई लॉ नहीं बन सकता।
कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूट, जो कस्टम है वो स्टैट्यूट से भी कन्फर्म होना चाहिए। मान लो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें आप सिंगल वाइफ रख सकते हो, लेकिन कस्टम ये है कि आप 4 पत्नियां रखें। अभी भी आपने कुछ एक एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की साइड और इस साइड उत्तराखंड की साइड मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस भी देखे हैं और ऐसे जो है कल्चर भी हैं जहाँ पर एक ही वाइफ को जो है 4 भाइयों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ते हैं और उनकी वाइफ के तौर पर वो सारी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है। तो ये जो है हमारे स्टैट्यूट की कन्फर्मिटी है, कन्फर्मिटी होनी चाहिए। कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर कुछ दिक्कत खड़ी हो रही है, उसका जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तब जो है उसको कस्टम नहीं मानोगे। एक जब कानून तैयार होता है, उस कानून के अंदर अगर कुछ ऐसा सिस्टम डाल दिया, ऐसे कुछ प्रोविजंस डाल दिए जिससे कस्टम को निकाला जा सकता है, लेकिन कोई भी कस्टम जो है वो कानून को नहीं चेंज कर सकता, कानून को अब्रोगेट नहीं कर सकता, उसको रिपील नहीं कर सकता। इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, मान लो कस्टम और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है कोई इनकन्सिस्टेंट हो गया, दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तो जो कस्टम है वो जो है प्रिवेल नहीं करेगा, बल्कि जो लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट है, जो स्टैट्यूट है, वो प्रिवेल करेगा। फिर है कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस जो होता है ऑब्जर्व करना, कि उस कस्टम को जो कंपल्सरी ऑब्जर्व भी किया गया हो, उस बार बार उस कस्टम को ये भी माना गया हो कि कस्टम सही है या गलत है, उसकी ऑब्जर्वेशन भी हुई हो। ऑब्जर्वेंस ऑफ द कस्टम शुड बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु आर गवर्न कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिंपली कुछ लोगों को कह दिया कि उन्होंने कस्टम को ऑब्जर्व किया और आपने उसको फॉलो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जो है एक वैलिड कस्टम के तौर पर लागू किया जाएगा, तभी आपको उसके कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस उसमें दिखाई देगी। ब्लैकस्टोन के शब्दों में अगर हम समझें तो एक कस्टम जो होता है इनहैबिटेंट होता है। इनहैबिटेंट का मतलब है कि जो जहाँ जैसे लोग जिस माहौल में रहते हैं वो इनहैबिटेंट होते हैं। कह रहा है कि जो मेंटेनेंस ऑफ ए ब्रिज, जैसे कि किसी ब्रिज को आप मेंटेनेंस कर रहे हो, वो अच्छा होता है कि मान लो कुछ एक लोग रह रहे हैं, कस्टम जो उस ब्रिज की मेंटेनेंस की तरह है कि जिसको आप सही करके लोगों के आने जाने की व्यवस्था बना सकते हो। कहने का मतलब है कस्टम जो है आप कह सकते हो कि एक ब्रिज है जो कुछ टूट फूट सा रहा है, लेकिन उस ब्रिज की रिपेयर हो जाएगी। मान लिया गया कि उस कस्टम को आप बाइंडिंग नेचर में ले आते हो, लीगल बाइंडिंग दे देते हो, स्टैट्यूट की फॉर्म में ले आते हो, एक लेजिस्लेशन वो बन जाता है, तो वो क्या है, वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से कस्टम के कुछ एक एलिमेंट है जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट जो सोर्स रह गया वो है कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत आपको करवाऊंगी, उसमें इतना डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली कन्वेंशंस के बेस पर कस्टम जो लॉ है वो बनते नहीं है, बहुत कम ही बने हैं। लेकिन कुछ एक सालों में कन्वेंशंस के बेस पर काफ़ी ऐसे लॉ है जो हमने कह सकते हैं ना कि स्वीकार भी किए हैं। जो ट्रीटीज़ होती है हमारे दूसरे देशों के साथ, या जो कुछ कन्वेंशंस है, हमारे लॉ की मैं बात कर रही हूँ, सोर्स ऑफ लॉ इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात नहीं कर रही, हमारे लॉ की बात कर रही हूँ कि हमारे क्या कोई ऐसे लॉ हैं जो कन्वेंशन बेस्ड पे हैं, जो ट्रीटी करके बनाए गए हैं। तो देखो इंटरनेशनल लॉ पे जब जो कुछ ट्रीटीज़ हो जाती है और कुछ कन्वेंशंस हो जाती है, उस कन्वेंशंस में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि आप अगर इस कन्वेंशन का पार्ट हो तो आपने जो ये गाइडलाइंस हमने दिए, इन गाइडलाइंस को आप अपने कंट्री में लॉ की फॉर्म में उसे लेके आओगे। तो जैसे कस्टोडियल जो वायलेंस है उसके रिगार्डिंग अभी ऐसी कोई कन्वेंशन हुई है जिसको हमने सिग्नेचर नहीं किया है, हम उसके मेंबर नहीं हैं, तो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होता कि हमें लॉ बनाना पड़ेगा। लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट के रिगार्डिंग, जो लेबर लॉ के रिगार्डिंग है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आया है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे कंसेप्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारे देश में हमने लागू करवाए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, या मान लो डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग हो गया, ऐसे काफ़ी एक्ट्स हैं जो हमने अडोप्ट किए। वो सारा का सारा इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हुई थी उन कन्वेंशंस के बेस पर हमने अडोप्ट किए हैं। जब हमारा देश किसी भी कन्वेंशन का एक सिग्नेटरी बन जाता है, सिग्नेटरी का मतलब मेंबर बन जाता है, हमने वहाँ पे सिग्नेचर करें हैं कि हम जो इस कन्वेंशन की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो फिर वो हमारे लिए बाइंडिंग नेचर का हो जाता है और हमें उसके ऊपर लॉ बनाने पड़ते हैं। कह रहे हैं कि ट्रीटीज कैन प्ले द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रीटी एक प्रकार से दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो। जब दो देशों के बीच में कोई संधि होती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस प्रकार की जैसे एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, विजय माल्या जो है यूके में छुपा हुआ था, यूके के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, उसके तहत क्या हुआ कि यूके जो है बाउंड था कि विजय माल्या को हमारे देश में वो सौंपे। तो इस प्रकार से दो देशों के बीच में जो ट्रीटीज निकल के आई उसके बेस पर एक एग्रीमेंट हो गया, तो वो एक आप कह सकते हो स्टैट्यूट की फॉर्म है, वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। हालांकि वो कोडिफाइड नहीं है लेकिन वो सोर्स ऑफ लॉ है। ट्रीटीज कैन ऑल्सो भी लेजिस्लेट, ट्रीटी को जो है कानून के रूप में भी लाया जा सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर जो रिलेशन अच्छे बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वेदर और नॉट ऑल ट्रीटीड कैन बी, सारी ट्रीटीज़ को आप सोर्स ऑफ लॉ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक ट्रीटी ऐसी है जिसमें ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया।
जैसे पाकिस्तान में हमारे देश का अभिनंदन जो था वो वहाँ पर एयरफोर्स का जो कमांडर था वो वहाँ पर उनके द्वारा पकड़े गया पाकिस्तान में, लेकिन जो ट्रीटी थी उसके बेस पर उन्हें वापस छोड़ना पड़ा। वॉर के रिगार्डिंग जो ट्रीटीज़ थी इंटरनेशनल लेवल पर उसके तहत उनको छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से कुछ एक जो ट्रीटीज़ है, कन्वेंशंस हैं, वो एक तरीके से लॉ का ही रोल निभाती हैं। आर्टिकल 38 का फर्स्ट क्लोज, उसका सब क्लोज ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो ये कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस कॉन्सेंट्रेट का मतलब है फोकस करता है। ट्रीटी जो एक सोर्स ऑफ लॉ है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं और उस ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज हम स्वीकार भी कर लेते हैं, तो उस समय पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि जो भी स्टेट है, जो भी देश है, उसका एक कर्तव्य बनेगा कि वो उसकी एक फंडामेंटल पार्टी है, फॉर्मली पार्टी जो है नहीं होगी, लेकिन वैसे फंडामेंटल पार्टी उसको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर ए ट्रीटी बेस्ड रूल, जो भी ट्रीटी के बेस पर कोई रूल बनता है वो सोर्स ऑफ लॉ तो होता है, लेकिन उसके अंदर ऑब्लिगेशन के तौर पर उसको सोर्स माना जाता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो पार्टी है वो उसमें लॉ को भी क्रिएट करे। इट मस्ट आइदर बी कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग नॉन पार्टीज, हो सकता है कि जो नॉन पार्टीज है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट जो संधि का पार्ट नहीं थी, ट्रीटी का पार्ट नहीं थी, हो सकता है कि वो भी उनसे प्रभावित हो रही, तो उसके बेस पर उनको आप जो किसी प्रकार से कानून बनाकर इम्पोज नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं किसी ट्रीटी के, वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं और उनको सोर्स ऑफ लॉ की फॉर्म में लाया गया है। तो कन्वेंशन लॉ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको कहीं बुक्स में भी नहीं मिलेगा और एग्जाम में भी बहुत कम इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो मेरे लिए जो ये सोर्स ऑफ लॉ में इतना ही कंसेप्ट था जो मैंने आपको डिटेल में करवा दिया। अब मैं आपको कुछ एक बुक्स हैं उसके बारे में भी करवाती हूँ, और जो ये बुक्स हैं ये एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन बुक्स को भी अच्छे से स्टडी करें, इनको अच्छे से रट लें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर एक भी बुक और उसके ऑथर का नेम आ गया तो आपका मार्क्स नहीं छोड़ना चाहिए। चलो अब हम बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट बुक है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जॉन ऑस्टिन की एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, लीगल पॉजिटिविज्म जब किया था तो इसके रिगार्डिंग ये बुक है। सेकंड बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये बुक जो है वो जेरेमी बेंथम की है। जब हमने जेरेमी बेंथम के थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियज्म किया था उस टाइम हमने इस बुक को भी रेफरेंस में लिया था। थर्ड है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये द स्पिरिट ऑफ लॉ है या स्पिरिट ऑफ लॉ है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, और इसके जो ऑथर है वो मॉन्टेस्क्यू। जब मैंने आपको हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस तीनों का जब कंसेप्ट करवाया था तो ये बुक मैंने तीनों टाइम रिपीट की थी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ पोजेशन एंड ऑन द वेकेशन वॉन वेरफ, ये वॉन सेविग्ने की जो पोजेशन के रिगार्डिंग थ्योरी निकल के आई थी। और एक अदर बुक का नेम है जो भी ज्यूरिस्ट, एक अच्छे ज्यूरिस्ट के तौर पर इन्होंने काफ़ी बड़े डिटेल में जो है वॉन वेरफ जो एक ज्यूरिस्ट है उनका डिस्कशन यहाँ किया है। फिलोसफी ऑफ लॉ किसकी लिखी हुई है, कोहलर की। फिलोसफी स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हमने किया था, जो छोटा सा कंसेप्ट था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कोहलर के रेफरेंसेस दिए थे, उनके डेफिनेशंस दिए थे, जो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंशियंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज़, हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये तीनों बुक के नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको लर्न करना। ये हेनरी मेन की हैं तीनों की तीनों वर्क, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। लीगल सिस्टम ऑफ लॉयर्स रीजनिंग, प्रोविंस ऑफ फंक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों बुक जूलियस स्टोन की है। ये मैंने कलर्ड करके रखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से रट लो। कहते हैं ना घोट के जैसे दवाई को पिया जाता है, कोई देसी दवाई को, उसी तरह से इसे घोट के पी लो। फिर है मॉरलिटी ऑफ लॉ, लॉन एंड फुलर की बुक है, मैंने डिस्कशन में किया था। लॉ एज मीन टू एन एंड, हियरिंग की बुक है, ये भी मैंने आपको डिस्कशन किया था और बताया था। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस बुक का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस राइटर का जिक्र हुआ था, ये इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ह्यूगो ग्रोटियस की बात जो है वो मैंने आपको बताई थी, जब उस टाइम उन्होंने ये बात कहा था कि जो लॉ है वो वॉर के अकॉर्डिंग है, कि जिसमें शांति ही स्थापित करना वो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वॉर एंड पीस के रिगार्डिंग जो ह्यूगो ग्रोटियस है इनकी बुक है। हालांकि ये राइटर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इतना डिटेल कंसेप्ट तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये बुक जो है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ लॉ जो है स्टेमलर ने दिया था, स्टेमलर की थ्योरी हमने करी थी। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की थ्योरी है। डे लेगिबस जो है सिसेरो ने ये बुक दी थी। और लॉ एंड इट्स कंपास रेडिफ। तो ये 19 बुक्स है जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 29 को लॉ का जो है वो एग्ज़ाम भी है यूजीसी नेट का मॉर्निंग सेशन में। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट भी समझिए कि, और आपसे ये कह लीजिए कि एक सजेशन भी समझिए।
ओपिनियन समझिए कि आप इन बुक्स के नाम अच्छे से लर्न कर लीजिए। सोर्सेज ऑफ लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, ये बुक्स कंप्लीट हो गया। अभी तो 3-4 कंसेप्ट और पढ़े हैं, वो अभी हम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बाद ही मैं आपको कवर करवाऊंगी। और उससे पहले मैं जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स के 2-3 क्वेश्चन पेपर हो रहा है वो अच्छे से डिस्कस करवाऊंगी, जिसके बाद क्या है कि अगर उनमें से कुछ क्वेश्चन आता है पैटर्न आपको पता चल जाए। आई होप आपको आज का वीडियो जो पसंद आया होगा। आज का जो हमारा कंसेप्ट था, जो कस्टम पर डिस्कशन जो हुआ था हमारा, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर समझ आ गया है तो आप जो है मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक भी है और मेरे अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी करना चाहिए तो आप इसे जो है फर्दर शेयर भी कर सकते हैं। और कोरोना का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए और जितना भी हो सके आप घर के अंदर रहिए, घर से बाहर ना जाइए। अगर आप घर से बाहर जाते हो तो आप मास्क का यूज़ कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। और जो भी कंसेप्ट मैं आपको करवाती हूँ यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनकी रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड का कंफर्मेशन नहीं है, तो कभी भी एडमिट कार्ड जो अपलोड हो सकते हैं, तो आपको अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।